हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस किए, सॉल्व किए। होप सो कि आप सब लोगों ने उसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। अभी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। पहले हम डिस्कस कर लेते कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये वर्ड प्रॉब्लम जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के है, इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। उसमें जो स्टेटमेंट्स दिए, रिलेशन दिए, वो उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप फिगर ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद अगर आपने परफेक्ट फिगर बना लिया तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझना है, फिर फिगर ड्रॉ करना है, फिर उसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं हम एनसीईआरटी, ओके, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.1। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है जो 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है। 60 मीटर हाइट इज कंसिडर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ये जो हाइट है काइट की, वो ग्राउंड सरफेस से 60 मीटर अबोव है। तो ध्यान रखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग्स अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उस काइट से जो स्ट्रिंग अटैच है, उस स्ट्रिंग को ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अटैच कर दिया है, बांध दिया है। उसका मतलब ये होता है कि काइट ऊपर उड़ रही है, ओके, काइट ऊपर फ्लाई कर रही है, और उस स्ट्रिंग को एक जगह बांध दिया गया है, ओके, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड से वो 60 डिग्री है, ये बोला गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और साथ में ये भी दिया देयर इज नो स्लैक। स्लैक मतलब जो ढीलापन रहता है, जिससे कि स्ट्रिंग थोड़ा टिल्टेड नजर आएगी। तो ऐसा कुछ स्लैक या ढीलापन स्ट्रिंग में नहीं है जो कि काइट को अटैच है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई काइट है, ओके, दिस इज अ काइट, this is a kite suppose, and this kite is flying, okay, and this kite is flying at a height of 60 meter from the ground surface. 60 meter, this is a ground, okay, this is a ground suppose, extend भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। this is a ground surface, okay, and the string of this kite is tied to a particular point on the ground. एक पॉइंट है P, यहाँ उसे बांध दिया गया उसके स्ट्रिंग को, ओके, और जो काइट है ग्राउंड से 60 मीटर अबोव है। और क्या बोला गया, ये स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है, ये जो एंगल है विद द ग्राउंड, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। तो ध्यान में रखिएगा, ये एंगल हो जाएगा स्ट्रिंग का विद द ग्राउंड सरफेस, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज कॉल्ड एज अ angle of elevation, that is 60 degree, okay. Find the length of the string। ये जो string है, इसकी लेंथ हमें, string की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, हमें पता है अगर हाइट की बात किया जाए फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, तो ये हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो ट्रायंगल बनेगा, ओके, मान लेते हैं कि AB इज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो गया है, ABP, जिसमें कि एंगल भी 90 डिग्री हो गया है। और इसमें एक चीज दी है, ध्यान में रखिएगा, ये जो 60 डिग्री है, 60 मीटर है हाइट ऑफ द काइट, इस 60 मीटर का ही यूज करके हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। 60 डिग्री दिया है, हाइट दी है काइट की, और रिक्वायर्ड टर्म है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हमें निकालना है। तो पहले शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि ये दोनों में रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आता है। तो मुझे एंगल अगर 60 डिग्री लेते हैं, अगर ये थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा मुझे याद आ रहा है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सिंपल साइन थीटा का यूज करके हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेंशन करते हैं सबसे पहले, लेट AB हाइट ऑफ
height of kite, AB height of kite that is equal to 60 मीटर। कितना दिया है? 60 मीटर दिया हाइट ऑफ द काइट। AP क्या होगा? AP इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, AP इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दिए AP, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। साइन 60 का फॉर्मूला हमारे पास है, साइन, पहले उसको लिख लेते हैं ओरिजिनल। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री, तो हम ले गया साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? AB, और हाइपोटेनस कितना है हमारा? AP, तो हम लिखेंगे यहाँ AB अपॉन AP। ओके, साइन 60 कितना होता है? साइन 30 हाफ, 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम, √3/2 इज इक्वल टू AB कितना दिया है? AB इज 60 मीटर, या सब्सटीट्यूट करेंगे 60 मीटर डिवाइडेड बाय AP। तो AP कितना आ जाएगा? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, ध्यान में रखिए। तो ये हो जाएगा √3 इंटू AP इज इक्वल टू 60 इंटू 2, 60 इंटू 2। इसके बाद हम और सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ इस √3 को इधर नीचे में डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि √3 मल्टीप्लीकेशन में आए, ये चीज ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ आगे आएगा AP इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। आपको याद होगा कि हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, मतलब √3 √2 के फॉर्म में कोई नंबर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस √3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे हम? दो तरीके, एक तो रैशनलाइज कर दीजिए, या तो फिर ऊपर में कोई 3 वाला टर्म है, क्या है? 3 इंटू 20 मतलब 60 हो जाएगा, इसी 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या आएगा यहाँ? √3 कैंसिल विद दिस 3, यहाँ √3 रह जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 22 सा 40 √3 मीटर। तो AP जो आएगा हमारा, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। इस तरीके से हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। काइट एक हाइट के ऊपर 60 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस उड़ रही है। ये स्ट्रिंग है काइट की, जो कि ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट P के ऊपर बंधा हुआ है, उसका स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। उसके बाद साइन थीटा अप्लाई करेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस तरह से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाला जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखते हैं, और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उसे डिस्कस कर लेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6, और डिस्कस करने के बाद फिगर बनाया जाएगा। फिगर को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद ही उसे सॉल्व कीजिएगा, और पहले कंफर्म कर लीजिए जो भी फिगर आपने ड्रॉ किया है उसमें सारे स्टेटमेंट्स जो क्वेश्चन में दिए हैं वो उसमें ठीक तरीके से आपने अप्लाई किए हैं क्या नहीं है। चलिए देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सी चीज जो है उसको आपको अच्छे से माइंड में स्टोर करके रख लेना है। क्वेश्चन इज, पहले चलो डिस्कस करते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30-meter tall building. At some distance from 30-meter tall building. अब देखते पहले इसी सेंटेंस का मीनिंग देख ले। यहां क्या बोला गया है? 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम हिम। वो जो बिल्डिंग है उससे 30 मीटर दूरी पे है। ओके, आगे देखते हैं। फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, द एंगल ऑफ एलिवेशन
फ्रॉम हीज आईज, ये भी एक अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है, ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम हीज आईज बोला गया है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स जो इसमें रहेंगे स्टेटमेंट में, हम उसे अंडरलाइन करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छी तरीके से जो भी स्टेटमेंट्स दिए वो समझ में आए। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग is increases from, okay, from 30 to 60 डिग्री, 30 to 60 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। as he walked towards the building, as he walked towards the building, okay, find the distance he walked, find the distance he walked, हमें निकालना है डिस्टेंस जितना वो बिल्डिंग के इधर मूव कर रहा है। देखिए अब पूरा डिटेल में लेते हैं क्वेश्चन। कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर दिए। एक बॉय जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ओके, 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बिल्डिंग से वो कितनी दूरी पे है देखते हैं, 30 मीटर, सॉरी दूरी पे नहीं बोला है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दी है इसमें। एक सिंपल सा फिगर बनाते हैं पहले। क्या है, एक बिल्डिंग है, सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, सपोज इसे ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, दिस इज बिल्डिंग, राइट, बिल्डिंग है ये, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बोला है, तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर है। एक बॉय है, ठीक है, दिस इज द पोजिशन ऑफ बॉय, सपोज दिस इज अ बॉय, ओके, इसकी जो क्या बोल सकते हैं हम, हाइट है 1.5 मीटर है। ये जो बॉय है, सपोज इमेजिन दिस इज अ बॉय, क्लियर, हाइट ऑफ द बॉय कितना दिया है, 1.5 मीटर हाइट दी है इसकी, 1.5 मीटर हाइट बॉय की है, और वो ग्राउंड के ऊपर स्टैंड रहेगा। ये ग्राउंड हो गया हमारा, ओके, ये हो गया हमारा ग्राउंड। बाद में क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ये अंडरलाइन करा है, फ्रॉम हिज आईज का मतलब है वो देख रहा है, यहां से कंसिडर करेंगे हम। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कंसिडर करेंगे, फ्रॉम द आईज ऑफ बॉय, ध्यान में रखिएगा, फ्रॉम द आईज ऑफ बॉय। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये जब बॉय इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ओके, फ्रॉम द टॉप इस बिल्डिंग, इंक्रीजेस, बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 2-3 स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये बॉय जब इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक चीज पहले समझ लीजिए, पोजीशन ये हमें कंसिडर करना है, हमारी हॉरिजॉन्टल जो लाइन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, ओके, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से देख रहा है ना कि ग्राउंड सरफेस से देख रहा है, तो यहां से हमें जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें यहां से लेना पड़ेगा। अब देखिए ये जो बॉय है, इस फ्रॉम हिज आईज ही ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड इट इज गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये जो बॉय है, जब ये टुवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक कर रहा है, ओके, increases from 30 to 60 as he walk towards the building, find the distance he walk। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां चेंज हो रहा है, 30 to 60 डिग्री, मतलब 30 से 60 डिग्री मान लेते हो, यहां से यहां तक वॉक कर दिया उसने, ओके। सपोज PQ हाइट ऑफ द बॉय ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है जो उसने यहां से यहां तक वॉक किया है, मतलब यहां पहुंच गया है, यहां पहुंचने के बाद भी जब वो टॉप ऑफ द टावर को देखता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम कि कोई बॉय है, वो टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व कर रहा है, हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, ये पूरा 30 मीटर है, ध्यान में रखिएगा, यहां से लेके ग्राउंड तक। तो
from his eyes the angle of elevation increases from 30 to 60 degree when he walk towards the building. जब वो वॉक करता है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है, मतलब ये न्यू पोजीशन ऑफ बॉय हो जाएगी. ओके, इसे हम मान लेते हैं P डैश एंड Q डैश. ओके, PQ ओरिजिनल पोजीशन है. जब वो यहां से इतना डिस्टेंस जब वॉक करेगा टूवर्ड्स द बिल्डिंग तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो जाएगा. ओके, ये चीज आपने ध्यान रखना है. अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें आई है. ओके, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जब बॉय इनिशियल पोजीशन पे रहेगा. बहुत सारी चीजें इसमें भी काउंट होगी. ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जब वो यहां से यहां पहुंचेगा, जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो जाएगा. तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग हो गए, मतलब ये दोनों का सम टोटल डिस्टेंस हो जाएगा. और एक चीज, हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया है इसमें 30 मीटर. हाइट कितना दिया है? 30 मीटर दिया है. यहां से लेके ग्राउंड तक हाइट कितनी है? 30 मीटर है. ध्यान में रखिए 30 मीटर. ओके, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये कभी भी पैरेलल हो जाएगी. ओके, इसे इमेजिन करते ये पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि टावर बिल्डिंग को यहाँ मीट कर रहा है, इसे M दे देते हैं. तो ये जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल हमें बन जाएगा PQBM, ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल. ओके, PQBM क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल. यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जिससे कि PQ और BM ये दोनों इक्वल हो जाएगा. मतलब PQ जो रहेगा वही हमारा BM रहेगा. ये भी हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर. समझा? ये भी हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर. ओके, सारी पॉसिबिलिटीज हम फिगर में देख रहे क्या क्या चीजें हो सकती है. आगे देखते हैं. मान लेते हैं कि जो बॉय है उसने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो x मीटर है और रिमेनिंग डिस्टेंस उसका जो है y मीटर है. ओके, x मीटर वॉक किया और जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस रहेगा वो मान लेते हैं y मीटर है. और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा? QB, मतलब ये दोनों का सम x प्लस y. ओके, होप सो कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा. फिर से एक बार थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं. देखिए बिल्डिंग है जिसका हाइट 30 मीटर है, ये बॉय है जिसका हाइट 1.5 मीटर है. ये टुवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक कर रहा है. मान लेते हैं कि x मीटर वॉक किया, मतलब यहां से यहां तक पहुंच गया है वो. तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 टू 60 डिग्री हो गया है. ओके, तो ये जो उसका मीन्स यहां से फ्रॉम हिज आईज बोला है, तो ये पॉइंट हम हॉरिजॉन्टल कंसिडर करेंगे. इस पॉइंट को हम अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा PQBM, ये रेक्टेंगल बन जाएगा. ओके, जिससे कि अपोजिट साइड इक्वल होगी. ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा. अब मान लेते हैं जो डिस्टेंस वॉक किया वो x है तो रिमेनिंग डिस्टेंस y है. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? x प्लस y. ओके, तो इन शॉर्ट ये सब चीज लिखना पड़ेगा हमें जब हम आंसर लिखेंगे. तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें. इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. यहाँ फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. अब देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है. कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें? सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल AP'M बन रहा है यहाँ. ओके, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल APM बन रहा है. ओके, ये भी 90 डिग्री, ध्यान में रखिएगा 90 डिग्री. और एक चीज इसमें ध्यान में रखिए, AB अगर 30 डिग्री है तो AM कितना हो जाएगा? ये AM जो है, ओके, इतना पार्ट, ये टोटल में से 1.5 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे टोटल में से, तो कितना हो जाएगा? ये AM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28.5 मीटर. ओके, AM. तो देखते हैं इसमें यहाँ मेंशन करेंगे हम PQ. PQ क्या है? बॉय. ये आंसर लिखना भी आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से. जिस तरीके से हमने फिगर बनाया उतना ही अच्छी तरीके से हमें सारे स्टेप लिखना आना चाहिए. जिसकी हाइट कितना है? 1.5 मीटर. PQ बॉय रिप्रेजेंट किया हमने. ओके, थीटा 30 टू 60 डिग्री चेंज हो रहा है. AB क्या है? AB इज द बिल्डिंग. AB क्या है? बिल्डिंग. AB इज बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर. 30 मीटर. ओके,
डिस्टेंस, लेट दिस पी पी डैश बोलो या तो क्यू क्यू डैश बोलो, हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस वॉक। ओके, कितना वॉक किया उसने, मान लेते हैं एक्स मीटर डिस्टेंस वॉक किया है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, लेट रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं y मीटर है। ओके, ये सब चीज जो फिगर में हमने मेंशन की है थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। अब देखिए सारी चीजें लिखने के बाद और एक चीज लिखेंगे हम, पी क्यू बी एम। ओके, ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी एम है इज रेक्टेंगल। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, 90 प्लस स्कोर करना है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो प्रेजेंटेशन है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो चेकिंग करने वाला हो सारे स्टेप से सेटिस्फाई हो सके, आपके मार्क्स ना करे। तो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी एम रेक्टेंगल हो जाएगा, जिसके वजह से हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू 1.5, पी क्यू इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये दोनों इक्वल हो गया, जिस तरीके से फिगर में मेंशन किए तो सारा हमें लिखना पड़ेगा। ओके, ये x हो गया, रिमेनिंग डिस्टेंस y हो गया, दिस इक्वल टू दिस हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसे। अब आएंगे मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट से पहले ये भी लिख लेते हैं हम, बिल्डिंग की हाइट कितना है 30 मीटर। ओके, ए बी कितना है हमारा, बिल्डिंग 30 मीटर। तो यहाँ ए एम कितना हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 मीटर। यही लिख देंगे हमने ए एम। ए एम मतलब ये डिस्टेंस जो रहेगा बिल्डिंग का, ये पार्ट का डिस्टेंस, पूरी बिल्डिंग ये पार्ट ऑफ बिल्डिंग है। ओके, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके कंसिडर फ्रॉम आईज ऑफ द बॉय। तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा 28.5 मीटर। तो सारी चीजें हमने यहाँ मेंशन कर दी है। अब आते हैं आंसर के ऊपर, ये कैसे निकाला जाए। देखिए यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल है, पी एम ए एंड पी डैश एम ए। तो 1 बाय 1 ये राइट ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा। हमें निकालना है डिस्टेंस ही वॉक्ड, मतलब एक्स के वैल्यू निकालना है, वाई ऐसे लिया हमने टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस। चलिए शुरुआत करते हैं इसे। अब देखिए इन ट्रायंगल क्या बोला मैंने, पी एम ए ट्रायंगल पीएमए की बात कर रहे हैं हम। अब हमारे पास क्या है, ये रिमेनिंग पोर्शन जो बिल्डिंग का यहां से यहां तक है, जिसकी लेंथ है 28.5, और ये टोटल डिस्टेंस ऑफ बॉय एंड बिल्डिंग के बीच का जो है ये हमारे पास है, ये वाला, ये टोटल। ओके, तो ये बड़े ट्रायंगल में अपोजिट साइड ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा, जिसमें कि हम tan अप्लाई कर सकते हैं। अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, बेस मतलब पीएम हो जाएगा। तो tan अगर अप्लाई करते हैं हम तो देखते क्या आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ tan थीटा क्या होता है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है यहाँ, किस ट्रायंगल की बात करें, पीएमए की बात करें, बड़े ट्रायंगल। तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए एम अपॉन बेस कितना हो जाएगा, पीएम बेस हो जाएगा। tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए एम कितना है हमारा 28.5 डिवाइडेड बाय पीएम कितना है P2M, ये x है ये y है, तो दोनों मिला के पीएम बन जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और से देखते हैं क्या होगा यहाँ। अब देखिए यहाँ इक्वल टू साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ मेरा x प्लस वाई जो है क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 28.5 और ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है, 28.5 इंटू √3। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। तो जो पहला बड़ा ट्रायंगल लिया हम मैंने PMA, उससे मेरा ये इक्वेशन आ गया है। सपोज मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखते छोटा ट्रायंगल जो है P-MA, अब उसे मेंशन करते हैं। इन
इन ट्रायंगल पी डैश एम ए, पी डैश एम ए जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। फिर से tan अगर अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, बेस हमारा इसके लिए सिर्फ y है, परपेंडिकुलर वही रहेगा 28.5। तो यहाँ हम डायरेक्टली लिखेंगे tan ऑफ 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारा ए एम, ओके, ए एम इज परपेंडिकुलर और बेस है पी डैश एम, बेस है पी डैश एम, ओके। tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, ओके, ध्यान में रखिए। tan 60 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, √3 इज इक्वल टू, √3 इज इक्वल टू ए एम और 28.5 डिवाइडेड बाय पी एम कितना है y है, पी एम इज y, y को इधर भेज देते हैं और √3 को इधर भेज देते हैं, ठीक है, होता है ये। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 28.5 अपॉन √3, ये आ गया हमारा y की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 जो मिला है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 मिला और y इज इक्वल टू ये मिला है। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट मतलब क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, यहां से लेके वो यहां तक वॉक किया है, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालना है, मतलब y नहीं चाहिए। तो y यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ इक्वेशन 1 में, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन 1, 2 की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या है। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 में, तो 1 इंप्लाइज इक्वेशन 1 के ऊपर आ जाएगी। अब y की वैल्यू यहां से ये पूरा टर्म यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 28.5 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 28.5 √3, ओके। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, लेकिन आसानी से आप अच्छी तरीके से उसे हैंडल कर लोगे। ये जाएगा प्लस टर्म है, इनटू नहीं है, प्लस है तो ये इधर जाएगा तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस, ये टर्म इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ओके। अब देखिए ये फ्रैक्शन है, सिंगल टर्म है, तो इसे बाय 1 लिख लेते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो जाए। क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज इक्वल टू √3 इंटू दिस टर्म, देखिए √3 इंटू √3, और एक आसान तरीका है इसमें, देखिए दोनों न्यूमरेटर में 28.5 है, तो इसे कॉमन लोगे आप तो और आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। तो बेटर रहेगा कॉमन लेके सॉल्व कीजिए आप। कॉमन कैसे लेते हैं बता देता हूँ, 28.5 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ से ये टर्म बाहर आ गया, √3/1 बचेगा, यहाँ √3/1 माइनस यहाँ से ये टर्म कॉमन आ गया, तो यहाँ 1/√3 रहेगा। ये आसान तरीका है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो सबसे बेटर है इसे कॉमन ले लीजिए। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 28.5, अब ये आसान हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज 3, 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन √3, ओके। 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, हमें डिनोमिनेटर में √3 नहीं चाहिए, ओके। तो क्या करेंगे इसे हटाने के लिए, हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आ रही है हमारी x की है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 28.5 इंटू 2/√3, चलो √3 को हटाना, रैशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड कर दो इसे, तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 28, इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 28.5 इंटू 2, 57 हो जाएगा इसका आंसर, 57, ओके। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये √3 इंटू √3 मतलब नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर रह जाएगा आपका, ये तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ऊपर √3 रहेगा और नीचे रहेगा 3, √3 इंटू √3 3, इट इज कैंसिल, 19 रहेगा ये। तो x की वैल्यू जो आ रही है हमारी 19 √3 मीटर आ रही है। सो डिस्टेंस वॉक बाय बॉय जो है दैट इज इक्वल टू 19 √3 मीटर आएगी।
एक चीज और ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी रही थी 1.73 समथिंग, अगर वो वैल्यू दी है तो आपको आंसर √3 में नहीं लिखना है, उस √3 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखना है। तो होप सो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। इसे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन रीड करो, फिर फिगर बनाओ, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। ओके, तो ये तरीका है इसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये क्वेश्चन को स्टार बनाना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके का क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में। ओके, इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम कि क्वेश्चन 7 में क्या दिया है। अब यहां से जो 6 से थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है इस एक्सरसाइज में। आगे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके समझना है, घर में सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, और उसे मेमोराइज कर लेना है सारी स्टेप, और स्टेटमेंट को मत भूलिए, उसमें स्टेटमेंट जो दिए हैं उस स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ के फिगर बनाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। पहले क्या दिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा स्टेटमेंट इसमें कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन लिखते लिखते उसके स्टेटमेंट को भी हम समझेंगे तो कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top, the angle of elevation of bottom and top of elevation of bottom and top of a transmission tower okay, transmission tower fixed at the top of 20-meter high building, fixed at a top of 20-meter high building, okay, are 40 and 60 degree, are 40, 45 and 60 degree, okay, respectively. Find the height of the tower, respectively. Find height of tower. ये हो गया हमारा क्वेश्चन लिखना। डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा समय लगता है क्वेश्चन लिखने, लेकिन लिखकर फिर स्टेटमेंट समझना बहुत आसान हो जाता है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कंडीशन हो रही है कि ग्राउंड है, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, एक बिल्डिंग है। ओके, ये सिचुएशन रहेगी हर बार। हाइट है, ग्राउंड से उसकी हाइट है, कोई टावर दिया है तो भी हाइट आएगी, पॉइंट, 2-3 चीजें कॉमन रहेगी सभी क्वेश्चन में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको इस क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप बोला है, तो पहला क्या है, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, ध्यान में रखिए। ट्रांसमिशन टावर क्या होता है, जैसे मोबाइल सिग्नल के लिए ही यूज होते हैं जो टावर्स बिल्डिंगों पे लगाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन टावर। ये ट्रांसमिशन टावर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। ये ट्रांसमिशन टावर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। जस्ट इमेजिन करते ही एक बिल्डिंग है। ओके, दिस इज अ बिल्डिंग। ओके, इमेजिन दिस इज अ बिल्डिंग, वॉट एवर बी। ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर खड़ा है। ठीक है, इस तरह का जो ट्रांसमिशन टावर है ये खड़ा है। या
दिस इज अ टावर, इमेजिन ये ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। हम सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन बना देते टावर के लिए, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ ट्रांसमिशन टावर। ओके, एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, बिना फिगर के आप इस क्वेश्चन को, या तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जितने वर्ड प्रॉब्लम उसको नहीं आप सॉल्व कर सकते, तो स्टेटमेंट समझिए, फिगर बनाइए। ओके, एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, बिल्डिंग को नाम दे देते हैं हम ए बी, ए बी इज द बिल्डिंग, और ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है पी ए ले लेते हैं क्योंकि बिल्डिंग के टॉप पे वो खड़ा। ट्रांसमिशन टावर जो है उसकी हाइट हम पी ए ले लेते हैं, ये बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है। अब क्या बोला गया है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ओके, ग्राउंड पे तो बिल्डिंग भी है, मतलब ये ग्राउंड सरफेस हो गया, दिस इज अ पॉइंट, ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम सी ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट सी। इस पॉइंट से क्या बोला गया, अब देखते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसके बारे में बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। यहां हम अब पूरी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं। इस पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, पहले बोला गया बॉटम किसका, ट्रांसमिशन टावर का, ये बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया, ध्यान में रखिए, ये टॉप और ये हो गया बॉटम। ओके, ये हो गया बॉटम। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना कि किस चीज को फर्स्ट बोला गया, या तो दूसरा तरीका भी बताता हूं मैं आपको, वैसे याद में रखिएगा, पहले समझ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप इज फाउंड टू बी 45 एंड 60 डिग्री। पहले बॉटम को जोड़ लेते हैं, बॉटम से कितना एंगल बना रहा है, ये बॉटम से बना रहा है पहला एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री, तो इसे लिख लेते हैं हम 45 डिग्री। ओके, और फिर टॉप से भी ये एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो पूरा एंगल ये ग्राउंड से ही बनेगा, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये हमारा फिगर बन चुका है। अब हमें निकालना क्या है, और एक चीज दी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ध्यान में रखिएगा, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, यहां से यहां तक जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग की हाइट दी है 20 मीटर। टावर की हाइट हमें निकालना है, ये मान लेते हैं h इज द हाइट ऑफ द टावर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। चलो शुरुआत करते हैं। क्या क्या चीजें हमने देखिए लिखी इस फिगर में, वो लिख लेते हैं। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन टू दिस, ए बी इज टावर। ओके, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी हाइट कितना दिया है 20 मीटर। उसके बाद पी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसमिशन, सॉरी इट इज नॉट टावर, इट इज अ बिल्डिंग। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्डिंग, ए बी बिल्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी ए जो है, पी ए इज ट्रांसमिशन टावर है, वही हमें फाइंड करना है, और उसे मान लेते हैं एच मीटर है वो, ये हमें फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख दिया इसमें हमने। दिस पी ए इज द हाइट ऑफ द टावर, उसको क्वेश्चन मार्क कर लिया हमने। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब आते हैं फिगर में, किसमें कितने राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, ये कर लेते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा ये पूरा। ओके, तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम यहाँ ला लेते हैं ए, इसको चलिए यहाँ लिख सकते हैं, वहां लिखिए कोई बात नहीं। ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड पी ए जो है हमारा, पी फॉर दिस इज टॉप ऑफ द टावर, पी ए ही हमें निकालना है। इसे हमने इमेजिन किया कि उसकी ट्रांसमिशन टावर की हाइट जो है एच है। अब देखिए दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, मुझे दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल है 45 डिग्री है। दूसरा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है पी बी सी, जिसमें कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। तो ये दो ट्रायंगल हमें लेना है, जिससे कि, और उसमें रिलेशन फॉर्म करना है, जिससे कि हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, वन बाय वन ट्रायंगल लेते हैं। ओके, अब देखिए पहला मैं लेने जा रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी। इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी
क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से फ्रेम कीजिए कि टीचर जब चेक करे तो कोई भी उन्हें ऐसी कोई स्टेप लगे ना कि उन्होंने आप बच्चों ने मिस किया है, आपको मार्क्स कहीं कटने नहीं चाहिए। ओके, एक दो स्टेप ज़्यादा भी लिखे आपने एक्सप्लेनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका ही और से फायदा ही होगा, लॉस कुछ भी नहीं होगा। तो हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं जिसमें थीटा कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, रिलेटेड टू फिगर ही लिखना, इधर उधर की बातें लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में। अब लिखते हैं यहाँ tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan ऑफ थीटा। tan थीटा क्यों ले रहे हैं इसमें, साइन कॉस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ओके और बेस आ जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर और बेस BC आ जाएगा, और ये बड़े ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा, तो बेस कॉमन रहेगा, ध्यान में रखना दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन रहेगा। वैसे हाइपोटेनस कॉमन नहीं हो सकता, इसका हाइपोटेनस ये अलग है, इसका अलग है, इसको हम कॉमन नहीं ले सकते, तो ये बेस ही दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो उस कॉमन बेस का ही यूज करके हमें फाइनल आंसर निकालना है। ओके, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल ABC के लिए यूज करते हैं tan ऑफ 45 डिग्री, जो कि थीटा दी है इसमें, ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर हो गया AB हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और बेस हो गया हमारा BC। tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू AB कितना है हमारा 20। ओके, BC कितना है ऐसे निकालना है, सपोज मान लेते BC, तो BC कितना आ जाएगा यहाँ, BC इंटू 1 मीन्स BC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 20 मीटर होगा। ये चीज मैं बताने वाला था कि जब कभी इसमें वर्ड प्रॉब्लम में 45 डिग्री अगर एंगल आ जाता है तो बहुत आसान चीजें हो जाती है। क्यों आसान होती है कि जब भी किसी भी ट्रायंगल में अगर 45 डिग्री अगर दिया है, किसी भी राइट ट्रायंगल में 45 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 45 है, तो ये भी एंगल 45 हो जाता है, जिससे कि ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगा, और जिसमें कि ये दोनों साइड का लेंथ कभी भी इक्वल रहेगा। ध्यान में रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। एक 45 अगर दिया है तो जो भी परपेंडिकुलर रहेगा वही आपका बेस हो जाएगा। इसके लिए 45 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर रहेगा वो ही बेस आना ही चाहिए। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ लीजिए कि चेंज नजर आ रहा है आपके आंसर में, तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो मेरा बेस भी 20 मीटर आ चुका है, BC की वैल्यू निकल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आएंगे हम बड़े ट्रायंगल के लिए। अब ट्रायंगल की बात करते हैं PBC, इन ट्रायंगल PBC इसकी बात करते हैं। इसमें भी हम tan ही अप्लाई करेंगे, tan ऑफ क्या डायरेक्ट लिखते हैं 60 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी हमने tan थीटा मेंशन किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, मतलब ट्रायंगल PBC की बात करें जिसमें आ जाएगा PB अपॉन BC, PB अपॉन BC आ जाएगा। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू PB क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 20 है और ये h है, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 प्लस h या h प्लस 20। यहाँ लिखते हैं हम 20 प्लस h अपॉन BC कितना है, BC अभी फाइंड आउट किया हमने, BC हमारा 20 मीटर, वो भी यहाँ लिख लेते हैं 20 मीटर। अब ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 20 √3 ओके इज इक्वल टू 20 प्लस h। इस 20 को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। 20 अगर कॉमन ले लेते हैं हम तो ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर क्या आ रहा हमारा 20 √3 माइनस 1, 20 इंटू √3 माइनस 1 ब्रैकेट में मीटर। अब देखिए फिर से बार बार बताता हूँ, अगर कोई से क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ ब्रैकेट में √3 की वैल्यू अगर मेंशन की, उस √3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 उसमें से, फिर मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कभी कभी अननोनली वहाँ ब्रैकेट में √3 दे दिया जाता है, बच्चे उसे स्किप कर देते हैं और यही आंसर छोड़ देंगे, तो यहाँ मार्क्स कट सकते हैं आपके। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। ओके,
सीखिए, लिखकर देखिए, क्वेश्चन के आंसर मैथ्स को लिखकर जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ सके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से कुछ अलग टाइप की सिचुएशन दी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ अलग टाइप की सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन को भी हम डिस्कस करेंगे। A statue 1.6 meter tall stand on a top of a pedestal. पेडेस्टल क्या होता है? एक स्टैंड बोलेंगे हम, कंक्रीट वाला। ओके, स्टैंड नहीं बोल सकते हम, एक प्लेटफॉर्म बोलेंगे कंक्रीट से बना हुआ। उस कंक्रीट के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्टैचू को स्टैंड किया गया है। मान लेते कि चलो क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसे नहीं लिखे तो भी चलता है या बोर्ड के ऊपर। आप टेक्स्ट बुक से रेफर कीजिए, मैं जस्ट डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि एक पेडेस्टल है, कंक्रीट वाला प्लेटफॉर्म है, उस कंक्रीट के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्टैचू को स्टैंड किया गया है। तो देखते हैं कैसी हो सकती है पॉसिबिलिटीज। मान लीजिए ये पेडेस्टल है, ओके, दिस इज अ पेडेस्टल, दिस इज अ पेडेस्टल। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू को स्टैंड किया गया है। इमेजिन दिस इज स्टैचू, सपोज वॉट एवर भी, मैंने कुछ भी फिगर बना दिया है। ओके, तो इमेजिन कर सकते हैं आप, ये स्टैचू है, इसे और डेकोरेट करना है तो कर सकते हैं आपको भी स्टैचू को। ओके, इमेजिन लाइक दिस, कुछ भी एक स्टैचू है ये। ओके, लाइक अ डिजाइन। स्टैचू बोले तो इंसान का होता है। ओके, तो एक फिगर बना दिया कुछ भी मैंने, दिस इज स्टैंड ऑन अ पेडेस्टल। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 डिग्री। एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। ओके, ग्राउंड के ऊपर तो ये पेडेस्टल भी है, दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। दिस इज अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ओके, एक कंप्लीट हाइट जब इमेजिन करते हैं हम, ये कंप्लीट हाइट, ये पेडेस्टल मान लेते हैं, AB है। AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेडेस्टल। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं। AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेडेस्टल। AB is pedestal. P for okay. AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? pedestal. AB is pedestal. A statue 1.5 मीटर tall. इसकी हाइट दी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नीचे की इसकी हाइट दी थी, ऊपर का निकालना था ट्रांसमिशन टावर का। इसमें क्या दिया है? यहाँ स्टैचू की हाइट दी 1.6 मीटर दिया है हाइट। A statue 1.6 meter tall stands on a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 डिग्री। कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म हो रहा है? 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है करके बोला गया है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation of top of the pedestal, ध्यान में रखना, टॉप ऑफ द स्टैचू ये होगा, और ये जो पेडेस्टल है, ये जो पेडेस्टल है, ओके, इस पेडेस्टल का जो टॉप होगा वो ये होगा, ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ओके, दोनों के टॉप मेंशन कर दिया तो यार थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टैचू जो है पेडेस्टल के ऊपर है, स्टैचू का टॉप यहाँ है, पेडेस्टल का टॉप यहाँ है। ओके, जिसके ऊपर ये स्टैचू है, तो इसमें यही बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज फाउंड टू बी कितना है 45 डिग्री, इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है 45 डिग्री है। तो देखिए इसको दूसरे फॉर्म में कैसे पूछ सकते हैं, या दो सिचुएशन क्या बोला गया है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है? फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। ये सेंटेंस को चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे?
सेकेंड पार्ट में जो बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल की जगह वो बोल सकता है द बॉटम ऑफ स्टैचू। बॉटम ऑफ स्टैचू और टॉप ऑफ द पेडेस्टल दोनों सेम पॉइंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वॉट एवर बी द टॉप ऑफ द पेडेस्टल दैट इज सेम एज बॉटम ऑफ स्टैचू, दोनों की पोजीशन सेम है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर टॉप ऑफ द पेडेस्टल लिया तो ये लेंगे, और बॉटम ऑफ द स्टैचू भी अगर इनकेस बोलता है क्वेश्चन चेंज करके तो भी हम यही पॉइंट लेंगे। तो यहाँ हमारा दो फिगर बन रहा है, दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको नाम देते हैं स्टैचू, एस ले लेते हैं, एस फॉर स्टैचू। तो ऐसे जो हो जाएगा हाइट ऑफ द स्टैचू जो कि दिया है हमारा 1.6 मीटर, और पेडेस्टल की हाइट यहाँ हम एच ले लेते हैं। चलिए, ए बी इज द पेडेस्टल जिसकी हाइट हमने ले लिया है एच मीटर। ओके, स्टैचू जो है हमारा एस ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, एस ए इज स्टैचू। ओके, जिसका हाइट हमने ले लिया है, हमने लिया नहीं है, दिया है 1.6 मीटर हाइट है उसका। और ये पॉइंट बी यहाँ ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से मान लेते कंसिडर करते हैं पी बी इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ जो पेडेस्टल है, वहां तक हम डिस्टेंस ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पी बी आ गया ये। अब दो ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं इसमें, देखिए, एक बड़ा ट्रायंगल एस पी बी और दूसरा ये जो ट्रायंगल है ए, यहाँ ले लेते हैं हम ए पी बी, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें निकालना क्या है, दिया क्या, एक बार फिर से हम थोड़ा देख लेते हैं। हमें ये दो ट्रायंगल में क्या दिया है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है। स्टैचू की हाइट दी है इसमें, एस ए दिया है, ये अननोन है, और ये 60 और 45 दिया है। तो दोनों सेपरेटली ट्रायंगल में हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल की, या तो छोटे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, बड़े ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, एस पी बी की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एस पी बी, इन ट्रायंगल एस पी बी क्या होगा, ट्रायंगल एस पी बी में एंगल बी 90 डिग्री मेंशन कर लेंगे। इससे ये होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब शो कर दिया है 90 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी है। इन ट्रायंगल एस पी बी क्या होगा, टैन, टैन थीटा क्या होता है हमारा, टैन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा कितना है बड़े ट्रायंगल के लिए, 60 डिग्री है, पूरा 60 डिग्री है। छोटे ट्रायंगल का 45 डिग्री, मिक्स मत करना। टैन ऑफ 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एस बी अपॉन पी बी, एस बी अपॉन पी बी। ये tan 60 होगा, tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 है, √3 इज इक्वल टू एस बी कितना है, दिस प्लस दिस, 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच, एंड पी बी एज इट इज लिखेंगे आप। तो पी बी क्या हो गया हमारा, पी बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.6 प्लस एच अपॉन √3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बड़ा ट्रायंगल निकाल लिया, अब छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं। अब नाउ नेक्स्ट वन इज छोटा ट्रायंगल ए पी बी। इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, tan 45 क्या होगा, tan ऑफ 45 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन प्रीवियस इसमें बताया था कि 45 आ गया तो समझ लेना दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, जो भी हाइट रहेगा वही बेस हो जाएगा। tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी होगा, ये 1 हो जाएगा। ए बी कितना है, एच है, एच अपॉन पी बी, तो पी बी कितना आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा एच, ठीक है, पी बी कितना आ जाएगा, एच। अब देखिए इक्वेशन 2, एच की वैल्यू अगर डायरेक्टली यहाँ डाल देते हैं हम, पी बी की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो हमारा जो टोटल इक्वेशन है एच के फॉर्म में आ जाएगा। पुट 2 in 1, पुट इक्वेशन 2 in 1 करते हैं तो क्या होगा, एच, पी बी क्या, एच है, यहाँ पी बी है हमारे पास, पी बी इज एच, तो एच इज इक्वल टू, इसमें डाल रहे हैं 1 में, 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच अपॉन √3, अपॉन √3, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर का √3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब देखिए 2h आ गए, लाइक टर्म को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, इस h को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो देखते क्या आते हैं, ये h√3
माइनस एच हो जाएगा इज इक्वल टू 1.6। हमें एच की ही वैल्यू निकालना है, इसलिए से कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा √3 -1 रह जाएगा, यहाँ से एच कॉमन आ गया, यहाँ से √3 रहेगा, यहाँ से 1 रहेगा, इज इक्वल टू 1.6। तो एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 -1। ओके, लेकिन हमें पता है कि √3 को डिनोमिनेटर में, रूट टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जा सकता है, तो उसे रैशनलाइज करेंगे। यहाँ दो टर्म है, इसे रैशनलाइज कैसे किया जा सकता है, देखिए जरा। ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, तो एच क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। एच इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज लिखेंगे हम, 1.6 अपॉन √3 -1। रैशनलाइज मतलब इसका कॉन्जुगेट जो रहेगा उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यानी √3 -1 है तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 + 1 से डिवाइड भी कर दिया। दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, तो ये आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 रहेगा डिवाइडेड बाय a - b, a + b की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, जिससे कि हम लिख सकते हैं a² - b²। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन 2। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लीकेशन में तो ये कैंसिल हो सकता है, 8 जा होता है और डेसिमल दिया है तो 0.8 हो जाएगा। देयरफॉर हाइट हमारी आ गई है, इसकी हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ गया है, h इज इक्वल टू 0.8 √3 + 1 मीटर। ओके, फिर से एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें कि अगर √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी है तो उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके होल कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आप पहले ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करो 0 से, अगर दिए तो नहीं दिए तो आप इसी फॉर्म में इसको आंसर को छोड़ दीजिए। ये फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 √3 + 1 ओके मीटर। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। होप सो कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो देखते रहिए अब मेरा एजुकेशनल चैनल, आगे और भी आने वाले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन में सारा एक्सप्लेनेशन के साथ में लिख कर दूंगा आप लोगों को, और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए मेरा एजुकेशनल चैनल। थैंक यू।